नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि हम इस प्लेटफॉर्म पर सिविल सर्विसेज और अन्य सभी जो एग्ज़ाम्स होते हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उनके संबंध में तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पे हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकॉनमी, जनरल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट जैसे सभी विषयों का अध्ययन कर रहे हैं। और हम प्रयास कर रहे हैं कि अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ज़्यादा लोगों को, जो भी दूर दराज के क्षेत्रों में बैठे हैं, उनको एक ऐसा कंटेंट उपलब्ध करा सकें, ऐसे कॉन्सेप्ट उपलब्ध करा सकें कि वो अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। और इसी में आपका सहयोग चाहिए कि जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक ये दूर तक नहीं पहुंच सकेगा। तो कोशिश करिए कि इस प्लेटफॉर्म को मेरे आगे तक पहुंचा सकें आप लोग। और आज अपनी इस कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे और हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास के विषय में। तो दोस्तों, अगर हम प्राचीन इतिहास की बात करते हैं तो अपने पिछले भाग में हम बात कर रहे थे मौर्य समाज की, और हमने मौर्य समाज के बारे में के स्रोतों के विषय में हमने देखा था। और साथ ही हमने इसके राजनीति के विषय में जब देखा, राजनीतिक जीवन में, तो इस संघ के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में देखा और बिंदुसार के विषय में भी देखा था। उसके बाद आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं इतिहास के एक महान शासक के विषय में, और जो है अशोक। यदि हम अशोक की बात करें तो इतिहास में अशोक की गणना सबसे महान शासकों में होती है, ना सिर्फ भारत के स्तर पर बल्कि विश्व स्तर पर। और इसका कारण है अशोक की जो सोच थी वो समय से बहुत आगे की थी। और अगर हम बात करें जैसे कि कुछ शासक तो होते हैं जो अपने समय के महान होते हैं, जो सिर्फ अपने समय कालखंड में ही उनकी जो प्रसिद्धि होती है वो सिर्फ अपने समय कालखंड तक ही सीमित होती है, उनकी सोच सिर्फ वहीं तक होती है। जबकि कुछ अशोक जैसे शासक होते हैं जो ना सिर्फ अपने समय कालखंड को प्रभावित करते हैं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों, कई कालखंडों के लिए भी एक उदाहरण स्पष्ट करके चले जाते हैं। और उनके बताए हुए मार्ग ना उनके साथ साथ उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक एग्जाम्पल का कार्य करते हैं। तो अशोक एक ऐसा ही शासक था, और इसी कारण से अशोक को एक महान शासक कहा गया, क्योंकि अशोक के जो सोच थे, अशोक के जो विचार थे, अशोक के ने जो परंपराएं स्थापित की, जिस तरह का साम्राज्य स्थापित किया, उसने आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले समय के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया। और अशोक के बारे में अगर हम जानकारी की बात करते हैं तो अशोक के विषय में हमको दो मुख्य स्थानों से साक्ष्य मिलते हैं। एक तो हमारा साहित्यिक है, और दूसरा क्या है, पुरातात्विक। दूसरा हमारा पुरातात्विक है। तो अगर हम बात करें साहित्यिक की तो हमारे अवदान ग्रंथ जो पाली भाषा में हैं, किसमें है, पाली भाषा में, जैसे दिव्यवदान वगैरह हो गए। और साथ ही साथ सिंघली अनुश्रुति जो श्रीलंका की पुस्तकें हैं, सिंघली, ये साहित्यिक में ही हमारा है, सिंघली अनुश्रुति, ठीक है। ये हमारे जो है, इनसे हमको अशोक के विषय में पता चलता है। और अगर हम बात करें पुरातात्विक साक्ष्य की तो विभिन्न प्रकार के अभिलेख हैं, अभिलेख, शिलालेख, जो भी कह लीजिए, वो ये अभिलेख 150 से ज़्यादा हैं। इन अभिलेखों के माध्यम से राजनीतिक घोषणा की जाती थी, जनता से संवाद किया जाता था, सरकार की नीतियां बताने का प्रयास होता था। और इससे अशोक के पूरे साम्राज्य के विषय में पता चलता है, इनसे अशोक के पूरे साम्राज्य के विषय में पूरा पता चलता है, अशोक के साम्राज्य के विषय में पूरा पता चलता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो जो पहला एक अभिलेख मिला था, दिल्ली मेरठ अभिलेख, जिसे स्टीफन ने खोजा था। और उसके बाद में दिल्ली टोपरा का अभिलेख, जिसको क्या स्टीफन ने खोजा था पहले, और मेरठ वाले को, और इसको इन्होंने क्या किया था, जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। और इन अभिलेखों की अधिकतर भाषा जो है वो पाली ही है, और ना सिर्फ, अगर लिपि की बात करें तो वो ब्रह्मी है, लिपि की अगर हम बात करते हैं तो वो ब्रह्मी लिपि है। और इसके अलावा अरमाइक व खरोष्ठी लिपि में भी अरमाइक और खरोष्ठी लिपि में भी अभिलेख हैं, यूनानी लिपि में भी। और अगर भाषा की बात करें तो प्राकृत भाषा और यूनानी भाषा का भी प्रयोग किया गया, प्राकृत और यूनानी का भी। तो इसमें विविधता देखने को मिलती है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो अशोक के जो अभिलेख हैं उनको आधार बनाकर इतिहासकार भंडारकर ने
इतिहासकार भंडारकर ने उन अशोक की आत्मकथा लिखी है। अशोक की आत्मकथा लिखी है। ठीक है, चलिए, तो ये इस तरह के हमारे स्रोतों के बारे में है। यदि हम जैसे अभिलेखों की बात करते हैं, यदि हम अभिलेखों की बात करते हैं, बारिश बाहर बहुत तेज़ हो रही है, इसलिए हो सकता है कि साउंड उसकी भी रिकॉर्ड हो रही हो। अभिलेखों की अगर हम बात करते हैं तो शिलालेख, इसके 3 टाइप होते हैं, शिलालेख, स्तंभलेख, स्तंभलेख और गुहालेख। गुहालेख हैं। अगर ये गुहालेख की बात करें तो ये जो गुफाओं की दीवारों पर लिखे जाते थे, कहाँ लिखे जाते थे? गुफाओं की दीवारों पर। ठीक है, और स्तंभलेख स्तंभों पर लिखे जाते थे, स्तंभों पर। और ये शिलालेख जैसा कि नाम जानते हैं हम, बड़े बड़े पत्थरों को काट कर लिखा गया है, बड़े बड़े पत्थरों को काट कर लिखा गया है। टोटल इस तरह से 9 शिलालेख हैं, 9 शिलालेख हैं जिनमें 14 बातें लिखी गई हैं। ठीक है, 9 शिलालेख हैं, ये याद रखिएगा, जिनमें कितनी बातें लिखी गई हैं? 14 बातें लिखी गई हैं। और इनमें से अगर हम बात करें तो एक जैसे मास्टर कॉपी है, मास्टर की समझ लेती जैसे है मास्टर कॉपी, और 8 जो है उसकी कॉपियाँ हैं, 8 कॉपी और हैं। एक मास्टर की है और 8 बाकी चाबियाँ हैं, वही चीज़ है इसमें। ठीक है, तो अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं? शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। शिलालेख कितने हैं? 9 हैं, जिसमें 14 बातें लिखी गई हैं, एक मास्टरपीस है उसका और 8 कॉपियाँ हैं। ठीक, और अगर हम बात करें अशोक के जीवन कालखंड की, तो आप जानते हैं अशोक के जीवन कालखंड को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक तो युद्ध से पहले के और युद्ध के बाद के। तो अगर हम अशोक की बात करते हैं तो अशोक नाम उसका 2 से 3 स्थानों पर मस्की और गुर्जरा अभिलेख में नाम मिलता है। मस्की का ये अभिलेख याद रखिएगा, अशोक नाम कहाँ मिलता है? मस्की और गुर्जरा में, मस्की एंड गुर्जरा में पता चलता है। ठीक है, और उसके नाम अन्य नाम जो है वो देवनाम प्रियदर भी उसको कहा जाता था, देवताओं का प्रिय, देवनाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय। ठीक है, अधिकतर अभिलेखों में उसका यही नाम दिया गया है। ठीक, तो मस्की और गुर्जरा में अशोक नाम दिया गया है। इसके अलावा अगर जो अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख है वो है भाभू बैराट का। कहाँ का? भाभू बैराट का। और इसमें अगर हम नाम की बात करते हैं तो यहाँ भी यही नाम दिया गया है। ठीक है, यहाँ भी यही नाम दिया गया है। और अगर हम अशोक की बात करते हैं तो इस अशोक प्रारंभ में तो वैदिक धर्म में विश्वास रखता था। ठीक है, अशोक प्रारंभ में वैदिक धर्म में विश्वास करता था। और अशोक की, जैसा मैंने कहा कि अशोक के जीवन की अगर हम बात करते हैं, अशोक के अगर हम जीवन की बात करें तो अशोक के जीवन को 2 कालखंडों में बांटा जा सकता है, एक कलिंग के बाद का, एक कलिंग के बाद का, और एक कलिंग से पहले का, एक कलिंग से पहले का। अगर हम बात करें कलिंग से पहले का, तो इस समय अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया नहीं था, बौद्ध धर्म अपनाया नहीं था। हालांकि वो प्रभावित जरूर था, अपनाया नहीं था पर प्रभावित था, प्रभावित था। लेकिन मानता वो उसने अपना कौन सा धर्म रखा था? वो वैदिक धर्म था, वो वैदिक धर्म को अपना रखा था उसने। ठीक है, और अगर हम इसके बात करते हैं कलिंग युद्ध के बाद में, जो कि हम जानते हैं कलिंग वॉर कब हुआ था? 261 BC में हुआ था, और जिसका 13वें अभिलेख में वर्णन है, 13वें अभिलेख में वर्णन है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसके बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया, इसके बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और अगर हम बात करें कि कलिंग युद्ध में, देखिए कलिंग को अशोक जो जीतना चाहता था उसका एक कारण, प्रमुख कारण ये था कि कलिंग जो था एक तटीय क्षेत्र था। क्या था? तटीय क्षेत्र था। और इस तटीय क्षेत्र होने के कारण क्या था कि यहाँ से व्यापार बहुत सुगम हो सकता था। आप जानते ही हैं कि व्यापार के लिए तटीय क्षेत्र उस समय बहुत सुगम हुआ करते थे। और साथ ही साथ
एक तो ये प्लस पॉइंट था जिसके लिए वो जीतना चाहता था। दूसरा कलिंग की और ख़ास बात थी, एक कलिंग एक गणराज्य था। कलिंग क्या था? एक गणराज्य था। और मगध राजतंत्र था। मगध राजतंत्र था। अब एक बात बताइए आप, ये आपका घर है, ये आपका घर है, और ये आपके पड़ोसी का घर है, ये आपके पड़ोसी का घर है, ठीक है। आपके मम्मी पापा बहुत स्ट्रिक्टनेस आपके ऊपर लगा के रखते हैं। आपके मम्मी पापा आपके ऊपर बहुत स्ट्रिक्टनेस लगा के रखते हैं और कहते हैं कि रात के 9 बजे के पहले घर के अंदर आ जाना, नहीं तो गेट बंद हो जाएगा और फिर उसके बाद खाना वाना कुछ नहीं मिलने वाला है। और यहाँ पे उल्टा क्या है? यहाँ का उल्टा क्या है? यहाँ पे बहुत फ्रीडम है, यहाँ पे फ्रीडम बहुत है। और 9 बजे के यहाँ पे रात के 2-2 बजे तक आते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब बच्चा बड़ा हुआ तो देखा कि यहाँ पे तो बड़ी फ्रीडम है, तो इससे वो क्या होगा, प्रभावित होगा कि नहीं होगा। अब जैसे घर में आएगा कहेगा क्या मम्मी पापा आप लोग हमको जाने, वहीं पे देखो उसके यहाँ तो कोई कुछ नहीं बोलता है, इसी तरह की बातें होंगी ना। और आप लोग देखो इतना प्रेशर किए रहते हो। तो ऐसे ही क्या है, यहाँ पे अगर गणराज्य है और यहाँ पे राजतंत्र है और दोनों आसपास में ही है, तो यहाँ का इम्पैक्ट यहाँ तो आएगा ना, यहाँ का इम्पैक्ट यहाँ पे आएगा ही आएगा। तो उससे क्या हो सकता था, राजतंत्र को खतरा हो सकता था, मगध साम्राज्य को खतरा हो सकता था। तो दूसरा कारण ये भी था, इसीलिए वो जीतना चाहता था कलिंग को, अशोक के कलिंग को जीतने के ये 2 मुख्य कारण हुआ करते थे, ठीक है। और अगर हम कलिंग वॉर की बात माने तो कलिंग वॉर एक भीषण वॉर था। इसमें कम से कम 1.5 लाख बंदी बने और 1 लाख के आसपास के लोग मारे गए थे, ठीक है। और इस प्रकार से अगर हम बात करें तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। और अशोक ने जो बौद्ध धर्म जब स्वीकार कराया था तो एक बौद्ध भिक्षु था, उसका नाम था उपगुप्त। क्या नाम था? उपगुप्त। उसने ही अशोक को बौद्ध धर्म स्वीकार करवाया था। इसने ही अशोक को क्या करवाया था? बौद्ध धर्म स्वीकार करवाया था। ठीक है, यही करवाया था। और अगर हम बात करें तो अशोक ने बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार किया। और अशोक के साथ साथ अगर हम बाद में बात करें तो कनिष्क ने भी, अशोक और कनिष्क इन दोनों ने बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार किया है, बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार किया है। और अशोक की लुम्बिनी याद है कि भूल गए हैं? लुम्बिनी में क्या हुआ था बताइए? लुम्बिनी में क्या हुआ था? बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्ध का जन्म हुआ था। और जहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ था मतलब लुम्बिनी, वहाँ भी अशोक गए थे, वहाँ भी अशोक गए थे। और कहा जाता है कि वहाँ के गांव का पूरा कर माफ़ कर दिया था, कर माफ़ कर दिया था, ठीक है। और साथ ही साथ अशोक ने बौद्ध संगति का भी आयोजन करवाया था। कौन सी? 3rd, हमने बात की थी इसकी बुद्ध वाले चैप्टर में। और कौन से शाखा का आयोजन करवाया था? किसी शाखा का नहीं, बौद्ध धर्म का उस समय विभाजन नहीं हुआ था, 4थे में विभाजन हुआ था, ठीक है। और 2 वर्ष तक अशोक बौद्ध भिक्षु बनकर भी रहा, 2 वर्ष तक बौद्ध भिक्षु बनकर भी अशोक रहा, 2 वर्ष तक बौद्ध भिक्षु बनकर भी अशोक रहा था। और अशोक की महानता का अगर हम आधार मानते हैं, अशोक को महानता का अगर आधार हम कहें कि अशोक क्यों महान था, आधार किसका? महानता का। तो आइए देखते हैं कैसे। राजस्व सिद्धांत, उसके राजस्व सिद्धांत जो कहीं ना कहीं कौटिल्य से प्रेरित थे, उसने उसे दूर तक की सोच दी। धम्म की अवधारणा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध उसने जो स्थापित किए, ना सिर्फ यहाँ बल्कि उसने अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी स्थापित किए। इन सभी आधारों पर उसको एक महान
सम्राट की उपाधि दी जाती है इन सभी आधारों पर। और महान होने के लिए अपने युग विशेष के समाधान करने के साथ साथ भविष्य से जुड़े परिवर्तन में भी प्रभावित करना होता है, और यही सारे गुण थे। मैंने जैसा अभी शुरू में भी कहा था, महान होने के लिए क्या करना है, अपने युग को तो प्रभावित करे ही करे, अपने युग को तो प्रभावित करना ही है, जो आने वाली भविष्य है, भविष्य को भी प्रभावित करे, ठीक है। और अशोक एक ऐसा ही शासक था जो राजस्व सिद्धांत और धम्म की अवधारणा से उसके प्रेरित था, और साथ ही साथ उसकी जो धार्मिक सहिष्णुता थी, धार्मिक सहिष्णुता। अशोक के दादा कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य को किस धर्म को मानते थे? जैन को। अशोक के पिता आजीवक, और अशोक शुरू में वैदिक, फिर किसको? बौद्ध को। इस प्रकार से हम देखते हैं कि धीरे धीरे अगर विभिन्न कारणों से अशोक का सभी धर्मों के प्रति एक लगाव था, उसने का सभी धर्मों के प्रति एक सम्मान था, ठीक है। और आधुनिक मूल्यों में अशोक में बहुत पहले ही लोकतांत्रिक कल्याण का, जो आधुनिक मूल्यों की हम बात करते हैं, एक हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या बात करता है? DPSP हमारा जो है लोक कल्याणकारी राज्य की बात करता है ना। आज हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल लोक कल्याणकारी राज्य की तो बात करता है। यही बात तो अशोक ने भी की है, यही बात तो अशोक ने भी की है। आज हम एक लोकतंत्र की बात करते हैं, तो भले ही उस समय राजतंत्र था, लेकिन वो राजतंत्र लोकतंत्र से कम नहीं था। उस समय लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना पहली प्रायोरिटी हुआ करती थी। राज्य में धार्मिक सहिष्णुता हुआ करती थी। हमारा फंडामेंटल राइट्स में हमको आज भी धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक स्वतंत्रताएं दी हुई हैं। वो अशोक के समय से था, वो अशोक के समय से था। राज्य की धार्मिक सहिष्णुता को उसने स्वीकार किया हुआ था, ठीक है। और राजतंत्र को भी उसने क्या किया था? राजतंत्र को उसने लोकतंत्र में परिवर्तित कर दिया था, लोकतंत्र में परिवर्तित कर दिया था। और यही सब वो कारण थे जिस कारण से अशोक को एक महान शासक माना जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ उसने अपने पुत्रों को भी अंतर धर्म के प्रचार के लिए भेजा था, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। और इस तरह से उसने धम्म के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। और आज भी आप बात करें तो कई ऐसे राष्ट्र हैं जो सिर्फ बौद्ध धर्म के नाम पर भारत से उनका एक बेहतर लगाव है, काफ़ी बेहतर लगाव है। और इसमें कहीं ना कहीं एक योगदान किसका है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में किसका योगदान है? अशोक का योगदान है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी उसका बहुत बड़ा योगदान है अशोक का, ठीक है। और राजस्व के जो सिद्धांत स्थापित किए, कहीं ना कहीं आज भी उन सिद्धांतों का पालन होता चला आ रहा है, कहीं ना कहीं आज भी उन सिद्धांतों का पालन हो रहा है, ठीक है। और अगर हम बात करें अशोक के शिलालेखों की, जैसे जो अभिलेख हैं, तो उसमें 12वें, 7th और 12th इन दोनों ही अभिलेखों में सभी धर्मों के लोगों को एक तरह से उसने एक धार्मिक सहिष्णुता की बात की है। और उसने कहा है कि सभी धर्मों के लोग उसके राज्य में रहें, क्योंकि आत्मा और चित्त की शुद्धि चाहते हैं वो। सभी धर्मों के लोग उसके राज्य में रहें, किसी भी धर्म के हों, वो लोग उसके राज्य में रहें, वो ऐसा उसने कहा है। ये धार्मिक सहिष्णुता को, और साथ ही साथ उसने कहा कि सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। अपनी प्रजा को उसने अपना संतान माना। और वह उनके कल्याण के लिए ही कार्य करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो अशोक का जो धम्म था, तत्कालीन सभी धर्मों का, उस समय के जितने भी धर्म हुआ करते थे, उन सभी का एक सार था वो, जो किस पर आधारित था? नैतिकता पर आधारित था, ठीक है। और इस धम्म में अगर हम बात करें तो अशोक ने खुद बताया कि धम्म में एक क्या है, धम्म में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीज़ें थी। इसी के माध्यम से उसने बताया कि धम्म क्या है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बातें थी,
नकारात्मक में वो जो इंसान को, जो मनुष्य को, जो मानव को, जो प्रजा को नहीं करना है, जो नहीं करना है। जैसे बुरी आदतों को छोड़ना होगा, निष्ठुरता छोड़नी होगी, क्रूरता छोड़नी होगी। और वहीं पे सकारात्मक की जब बात करें तो नैतिक मूल्यों की बात की गई, नैतिक मूल्यों की बात की गई, गुरुजनों का आदर करने की बात की गई, मानवता को अपनाने की बात की गई, माता पिता का सम्मान करने की बातें की गई। ठीक है, माता पिता की सेवा, माता पिता की सेवा, गुरुओं का सम्मान, गुरुओं का सम्मान करने की बात की गई। ठीक है, और अपने अभिलेखों के माध्यम से उसने धम्म को प्रचारित किया। ये सारी बातें आप लिखते जाइएगा। अभिलेखों के माध्यम से उसने क्या किया? धम्म को प्रचारित किया। धर्म प्रचारित किया। ठीक है, और अगर हम बात करें इस तरह से तो उसका उद्देश्य राष्ट्र के शक्तिशाली बनाना था। उसके द्वारा वो राष्ट्र को धम्म के माध्यम से और अपने राष्ट्र को शक्तिशाली बनाना चाहता था। जो राष्ट्र में उस समय कई वर्ग हुआ करते थे, कई वर्ण हुआ करते थे, उनके बीच के भेदभाव को वो समाप्त करना चाहता था, उनके बीच के वो भेदभाव को समाप्त करना चाहता था और इस तरह से राष्ट्र को शक्तिशाली बनाना चाहता था। अशोक ने सेना का कभी ख़त्म नहीं किया। सजा उस समय भी थी, सजा उस समय भी थी, लेकिन पैरेलल में ही उसने धम्म के द्वारा एक ऐसा राष्ट्र स्थापित करने का प्रयास किया जो सिर्फ अच्छाइयों को एक्सेप्ट करे, जो सिर्फ अच्छाइयों को एक्सेप्ट करे और उसका प्रचार प्रसार करे। ठीक है, उसने धम्म के प्रसार के लिए धम्म महापात्र का एक पद सृजित किया था। धम्म महापात्र का एक पद सृजित किया, और इस धम्म महापात्र का क्या रोल होता था? उसका कार्य होता था धम्म का प्रचार करना, धम्म का प्रचार करना उसका कार्य होता था। ठीक है, और इसके लिए किस तरीके से किया जाता था? झांकियों का सहारा लिया जाता था। इसके लिए झांकियों का सहारा लिया जाता था। ठीक है, और इस तरीके से धम्म घोष अपनाया गया भेरी घोष के स्थान पर। ठीक है, भेरी घोष के स्थान पर, युद्ध के स्थान पर धम्म घोष की नीति को अपनाया गया। युद्ध छोड़कर धम्म घोष की नीति अपनाई गई अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए। और इस प्रकार से हम बात करते हैं तो अशोक इन सभी कारणों से एक महान सम्राट माना जाता है। इसके बाद में हम अपने नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे मौर्यकालीन प्रशासन के विषय में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको इसलिए मैं नहीं चालू कर रहा हूँ क्योंकि वो एक लंबा टॉपिक है, एक उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाते हैं, और मौर्यकालीन प्रशासन को हम अपने नेक्स्ट पार्ट से कंटिन्यू करेंगे। मौर्यकालीन प्रशासन आज के लिए इतना ही रखते हैं, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, और लाइक करिएगा इसको अगर आपको अच्छा लगा हो, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में सहायता करिए, शेयर करिए। धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।